आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी। रोशनी के ऑफिस में बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं अब तक, जो आपने सुना। चलिए कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए मेरे यानी आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ इस अगले एपिसोड में, एपिसोड 13, जिसका नाम है दावत। शाम को थक हार कर रोशनी टीना के छोटे से घर में पहुंची, जिसकी चाबी उसने टीना की मकान मालकिन से ले ली थी। उसने सोफे पर अपने बैग को रखा और दिन भर के घटनाक्रम पर विचार करने लगी। क्या शानदार दिन कटा था उसका आज। रोशनी ने फिर अपनी किस्मत को कोसना शुरू किया। वाह रे मेरी किस्मत, तेरा तो जवाब ही नहीं। कैसे सारा दिन तूने मुझसे कठपुतलियों की तरह तमाशा करवाया है। भाई, मैं कहीं भागी जा रही थी क्या कि तूने अपने इन सारे अजीबोगरीब तमाशों का शो एक ही दिन करने की सोची। दिन की शुरुआत में ही शादी का तमाशा। उस तमाशे में क्या कमाल की कास्टिंग की तूने। दूल्हे के रोल में किसी हीरो के बदले मेरे ऑपोजिट में एक व्हीलचेयर को ही कास्ट कर दिया। वाह रे वाह, क्या कमाल का ड्रामा था। लोग उसे देखकर हंसी के मारे लोटपोट हो गए और मैं लाज के मारे पानी पानी। उसके बाद तुमने मुझे प्रमोशन देने का तमाशा किया। उस ड्रामे में मुझे लगा कि तुम शायद अपनी गलती को सुधार लोगी और एक मन को छू जाने वाले प्लॉट पर मुझसे काम करवाओगी। माना कि तुमने इस बार कास्टिंग में मेरे ऑपोजिट एक व्हीलचेयर के साथ 2 बंदों को भी कास्ट किया, पर क्या कमाल की कास्टिंग थी ये भी। एक लंगड़ा और दूसरा कमीना। तमाशे की स्क्रिप्ट भी ऐसी लिखी जिसमें उस लंगड़े के सामने मुझे कुछ डायलॉग ही नहीं दिए। बस उस बदमिजाज लड़के को मेरा बॉस बनाकर मन पर उतार दिया और मुझ बेचारी को उसकी नौकरानी का रोल दे दिया, जहां मुझे सिर्फ उसकी खरी खोटी बातें सुननी थी। उस बॉस ने एक के बाद एक मुझसे बदतमीजी की और मेरी इज्जत को उतारने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और मुझे उस सीन में अपना मुंह बंद करके चुपचाप सिर्फ अपने अपमान का घूंट पी जाना था। बस एक कृपा की तुमने कि उस लंगड़े बॉस को चरित्रहीन का किरदार नहीं दिया, वरना तो वो मेरे साथ जबरदस्ती भी कर लेता। लेकिन वो काम करने के लिए तो आपने उसके साइड हीरो कुशल त्रिवेदी को कास्ट किया है ना। सब समझ रही हूं मैं। इसलिए मैंने तुम्हारी इस स्क्रिप्ट के बाहर जाके उसे ऐसा सबक सिखाया कि एटलीस्ट तमाशे के अंत में मेरा आत्मसम्मान बच गया। महान हो सरकार आप, महान। अब यही अच्छा रहेगा कि कल से मैं अपना राशिफल देखकर ही घर से बाहर कदम रखूं, वरना पता नहीं कल आपने मेरे साथ और क्या क्या भद्दे तमाशों को करने का इरादा बना रखा है। किस्मत को कोसने के बाद रोशनी थोड़ी सी उदास हो गई। उसने तनीजा परिवार के बारे में सोचा, जो कि अब उसके लिए पराया हो चुका था। उनके साथ अब उसका कुछ भी लेना देना नहीं था। शायद उनसे रिश्ता तोड़कर किस्मत ने रोशनी का भला ही किया था। उनका स्वार्थ से भरा रूप देखकर उसे शायद विश्वास हो चला था कि उसका बुरा वक्त अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान था। अब उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था। उसने तो कभी अपने हाथों से किसी चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई थी, तो फिर भगवान उसका बुरा क्यों करेगा। रोशनी सोफे से उठी और उसने अपने ऑफिस के कपड़ों को बदलकर घर में पहनने वाले साधारण कपड़े पहन लिए। उसके बाद तनेजा परिवार के एहसान से मुक्त होने और अपनी नई प्रमोशन के मिलने की वजह से एक छोटे सेलिब्रेशन करने की सोची। उसने अपने लिए खुद ही एक शानदार दावत बनाने की प्लानिंग बनाई। दावत की बात उसके दिमाग में इसलिए आई थी क्योंकि भाई, आज उसकी शादी जो हुई थी, लेकिन शादी में ना तो उससे दूल्हे की शक्ल दिखाई दी थी और ना ही खाने की थाली। उसकी शादी तो एक अनप्लान्ड इवेंट थी। असल में तो वो शादी कनिका तनेजा की होने वाली थी। कनिका तनेजा की होने वाली शादी में तो रोशनी ने शामिल होकर मौज मस्ती करने का प्लान बनाया था। दोस्तों के साथ जमकर दावत का आनंद उठाने की बात भी सोची थी। रोशनी ने अपने आप से कहा, शादी गई भाड़ में, लेकिन दावत खाना तो आज उसके लिए हक से बनता था। उसने सोचा कि चलो यही मौका है इस नामुराद दिन का अंत एक अच्छी तरह से करें। आज अपने घर में
अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करे। वो किचन की तरफ बढ़ने जा रही थी कि तभी अचानक फोन की घंटी बजी, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन पर किसी के नाम के बजाय सिर्फ एक अनजाना नंबर नजर आ रहा था। इसका मतलब जिस किसी ने भी रोशनी को फोन किया था वो उसे नहीं जानती थी, और किसी अनजान व्यक्ति का इस समय फोन आना रोशनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने फोन काट दिया क्योंकि अभी वो अपनी इस दावत के प्लान को किसी की वजह से भी भंग नहीं करना चाहती थी। रोशनी न तो किसी दूसरे शख्स को इस दावत में शामिल करना चाहती थी और न ही किसी से फोन पर बात करके अपनी इस दावत को डिले करना चाहती थी। वो इस दावत का आनंद सिर्फ अपनी तन्हाई के साथ करने का इरादा बना चुकी थी। कोई और इस दावत में जबरदस्ती शामिल होकर उसमें खलल डाले, यह उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन दुनिया उसकी इच्छा से चलती ही कहाँ थी। बस एक बार फिर बज पड़ी उसके फोन की घंटी। रोशनी ने बिना कुछ देखे या समझे फोन को काट दिया और फ्रिज की तरफ बढ़ गई। शायद वो उसमें रखे खाने को निकालना चाहती थी, लेकिन कोई नामुराद उसके पीछे ही पड़ा हुआ था, इसलिए उसने रोशनी को तीसरी बार फोन किया। इस बार रोशनी ने फोन नहीं उठाया और खुद ही उसे बंद हो जाने का इंतजार करने लगी, लेकिन फोन की घंटी थी कि बजे ही चली जा रही थी। ऐसी हिमाकत देख रोशनी को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने गीले हाथों को अपने कपड़ों से ही पोंछा और जाकर फोन को रिसीव किया और कहा, मुझे माफ करो, न तो मुझे कोई इंश्योरेंस खरीदना है और न ही मुझे किसी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, न तो मुझे अपना टेलीफोन नेटवर्क बदलना है और न ही मेरे बच्चों को किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत है क्योंकि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। एक ही सांस में रोशनी ये सब फ़ोन पर कहती चली गई। फिर एक झटके से उसने फ़ोन को काट दिया। जिस शख्स ने उसे फ़ोन किया था, रोशनी ने उसको कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, लेकिन उसे अपने उस आखिरी बात को कहकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने फ़ोन पर कहा था कि उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। वो सोच में पड़ गई, आखिर उसका मैरिटल स्टेटस एक्चुअली क्या है। सुबह जो शादी के फेरे उसने लिए थे, क्या वो असलियत में सिर्फ एक नाटक था? कौन था उसका पति जिसके द्वारा भेजी गई अंगूठी अभी भी उसके हाथों की अंगुली में मौजूद थी? तरह तरह की बातें आप भी सोच रहे होंगे, है ना? कौन है उसका पति? सच कहे तो ये हमें भी मालूम नहीं। मालूम पड़ते ही हम आपको सूचित ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यानी आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज के साथ, आपके अपने एस FM पर।